एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का जो नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, वो हमने 3 कार्बन तक देख लिया था। हम 1 कार्बन के लिए मेथ का यूज करते हैं, 2 के लिए एथ का और 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं। तो उसी के करेस्पॉन्डिंग अगर सिंगल बॉन्ड सारे होते हैं तो एल्केन बनता है, और अगर डबल बॉन्ड एक होता है तो एल्कीन बनता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन बनता है। अब अगर 4, 5 और 6 के लिए देखते हैं क्या क्या बनता है। तो अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो हम ब्यूट लगाएंगे, और उसके बाद जैसा पिछले सब लगा था पहले के नाम में, तो एन लगेगा इसमें, और इसमें ईन लगेगा अगर डबल बॉन्ड होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा। अब हमारे पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हमने बना दिए। अब हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो कुछ इस तरह से होगी। अब बाकी जो भी खाली पड़े हैं वहां पे हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन वहां पे ऐड होंगे। तो यहाँ पे सारे हमारे हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे अगर हमको इसका नाम लिखना है तो हमारे पास 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का यूज करते हैं। तो नाम इसका हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट तो लगेगा और ANE लग जाएगा, तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। इसी तरह से एल्कीन में अगर हमारे पास 4 कार्बन है तब देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन, और कोई एक बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। हम मान लेते कि यही वाला डबल बॉन्ड है। अब 4 कार्बन हमारे पास हो गए, तो ये हाइड्रोजन, बाकी सारे जो वैलेंसी खाली पड़ी हैं वहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन ऐड होगा, क्यों? क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी अब कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन। अब सारे कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है। तो अब इसका नाम अगर हमको लिखना है तो 4 कार्बन तो ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड लगा तो ईन लग जाएगा, तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन 1 या फिर ब्यूटीन। अगर यही दूसरे कार्बन पे लगा होता तो उसका नाम ब्यूटीन 2 होता। उसके बाद एल्काइन में जब हम देखेंगे तो हमारे पास 4 कार्बन, कोई भी एक बॉन्ड जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम इसमें मान लेते कि ये वाला हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, और बाकी सारी वैलेंसीज फिल होनी चाहिए। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट हो गई, इसकी ऑलरेडी चारों कंप्लीट हैं, इस वाले कार्बन की भी 4 कंप्लीट हैं, इसकी बची है तो इसको भी हमने 4 कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और YNE लास्ट में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसका केमिकल फार्मूला अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, इसको हम CH3 लिखते हैं शॉर्ट में, तो ये हो जाएगा CH3, या फिर H3C भी लिखा रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये होगा CH2, फिर CH2, और फिर उसके बाद लास्ट वाला जो कार्बन है उसमें फिर से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये CH3 हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल रहा है मतलब वो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होगा और उसका नाम ब्यूटेन होगा। उसी तरह से इसका अगर हम देखें तो हमारे पास CH2, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे हम दिखा देंगे, फिर उसके बाद CH है, फिर CH2 और फिर CH3, तो ये ब्यूटीन हो गया। यहाँ पे हमारे पास इसका ये फॉर्मूला हुआ। ब्यूटाइन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पहले CH3, फिर उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर CH3, तो इस तरह से ब्यूटाइन का नाम हम लिख देंगे। यहाँ पे और एक क्या चीज हमको मिल सकती है कि अगर ये बॉन्ड जो है ये पहले कार्बन पे ना होकर के दूसरे पे होता तब क्या करते हैं हम। तो अभी 4 कार्बन हमारे पास और दूसरा वाला डबल बॉन्ड है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन फिल होंगे, और यहाँ पे इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे 5 हो गई, तो 1 तो नहीं रहेगा। फिर उसके बाद इसका भी 4 कंप्लीट हो चुका, और यहाँ पे फिर से 3 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन इस पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा। तो अब अगर इसका हमको नाम लिखना है तो हम पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ पे 1 2
3 और 4, यहाँ पे किसी भी तरफ से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखना है कि नंबरिंग किस तरफ से की जाती है। तो जिस तरफ से कोई भी बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता है, नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं। तो IUPAC नाम में अभी हम देखेंगे कि किस तरह से नंबरिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा है वो दूसरे कार्बन पे लगा। अगर हम इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 और 2, तब भी वो दूसरे पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका नाम होगा, हमारे पास ब्यूट होगा और उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर एक डबल बॉन्ड लगा है तो ईन, तो नाम इसका ब्यूटूइन हो जाएगा या फिर 2 ब्यूटीन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 ब्यूटीन है और ये 2 ब्यूटीन है। अब अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ पे फिर से होता तो फिर से ये यही स्ट्रक्चर हो जाता, क्योंकि नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे तो वो पहले कार्बन पे ही पड़ जा रहा है, इसलिए फिर से वो ब्यूटीन हो जाएगा। 1 वाले को नहीं लिखते हैं, बाकी अगर किसी और कार्बन पे रहता है तो वहां पे हम उसका नंबर लिख देते हैं। तो ये 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूटूइन रहा, तो दोनों एक ही हैं। फिर अगर हम यहाँ पे जैसे ब्यूटाइन हमने लिखा तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो यहाँ पे 2 ब्यूटाइन हमको लिखना पड़ेगा। अगर पहले वाले पे होता ट्रिपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे बस एक ही हाइड्रोजन लगेगा, इसका चारों वैलेंसी इसकी तो कंप्लीट है, यहाँ पे 4 इसकी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे इसका जब नाम लिखा जाएगा तो यहाँ पे बस सिंपल हम ब्यूटाइन लिख देंगे, तो ये ब्यूटाइन हो गया। तो ये 4 कार्बन के लिए रहा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, उसकी जो संभावना होगी एक बनने की कंपाउंड, वो क्योंकि वो कार्बन या डबल बॉन्ड कहीं और भी जुड़ सकता है। अगर 5 कार्बन होते तो यहाँ पे हमारे पास और ज्यादा सिचुएशन होती कि वो कहीं और डबल बॉन्ड लग सकता है। तो जितनी बड़ी चेन होगी उतनी ही ज्यादा उसके आइसोमर्स होंगे। फिर यहाँ पे हम 5 के लिए देख लेते हैं। तो 5 के लिए देखेंगे तो हमारे पास 5 कार्बन होने चाहिए, और बाकी सारी वैलेंसीज जब फिल करेंगे तो ये जो भी खाली पड़ा है वो हाइड्रोजन जुड़ा है वहां पे। तो 5 के लिए हम पेंट लगाते हैं, और उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड हो तो एन हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन। उसी तरह से अगर कोई भी डबल बॉन्ड मिला यहाँ पे हमको 5 कार्बन में, अब जैसे यहाँ पे 4 है तो ब्यूटेन ब्यूटूइन हो गया। अगर 5 होता तो जिस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा होता पहले उस नंबर को हम लिखते हैं, या फिर बीच में भी लिख सकते हैं। तो पेंट अगर मान लीजिए दूसरे पे लगा है तो पेंट 2 इन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम अगर पहले पे लगा है तो पहले के लिए तो नहीं लिखते हैं, अगर दूसरे पे लगा है तो पेंट 2 आइन हो जाएगा। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है इसका। अब सेम ऐसे ही 6 के लिए, 7 के लिए, अगर 6 कार्बन है तो फिनोमेन जो पूरा प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर 6 कार्बन है तो वो हमारा हेक्सेन हो जाएगा, और ये हेक्सीन हो जाएगा, और ये हेक्साइन हो जाएगा। तो हेक्सेन में हमारे पास 6 कार्बन होंगे। तो जो पहला कार्बन, अब क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो जो पहला कार्बन होता है वहां पे 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। जो टर्मिनल होता है उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर CH3 लिख सकते हैं। इसके बाद वाला जो कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन, तो फिर हो जाएगा वो C, या फिर ऐसे ही लिखें CH3 CH2 CH2 CH2। अभी हमारे पास कार्बन हुए 4, तो हमको 6 कार्बन का बनाना है, तो CH2, और उसके बाद जो लास्ट में आएगा वहां पे CH3, क्योंकि ये वाली वैलेंसी वहां पे खाली रह जाती है। तो इसलिए ये हेक्सेन का बन गया। हेक्सीन का अगर हमको देखना है तो कोई भी एक डबल बॉन्ड रहेगा, और जब डबल बॉन्ड रहेगा तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन जो होंगे वो 2 कम हो जाएंगे हमारे पास। तो इसका अगर कोई हम मान लेते हैं कि दूसरे कार्बन पे या फिर तीसरे पे है, तो तीसरे कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो पहले पे तो 3 हाइड्रोजन रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 हो गया, फिर CH2। स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आपके पास 6 कार्बन हैं तो ये वाला अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये CH3, फिर उसके बाद CH होगा, फिर ये वाला यहाँ पे भी CH होगा, और फिर यहाँ पे 2 वैलेंसीज खाली हैं तो ये फिर CH2 हो जाएगा, और CH2 फिर CH3। डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे चाहें तो दिखा सकते हैं। तो CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास फिर से CH, और आगे आगे इस तरह से। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स का। सेम ऐसे ही
हेक्साइन के लिए क्या होगा, तो हमारे पास 6 कार्बन होंगे। अब कोई सा एक डबल बॉन्ड रहेगा, तो मान लेते हैं ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अब 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, CH3 हो गया। अब यहाँ पे वैलेंसी बची कितनी है, तो 2 बची है। 3 हो चुका, 3 यहाँ पे हो चुका, तो ये इसकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बचा है, तो CH हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 और फिर लास्ट वाला CH3 हो जाएगा। तो ये हुआ इसका प्रोसेस पूरा। अब हम 6 हो गया, 7, 8 और 9, 10 के लिए देख लेते हैं। अब हम 7 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास 7 कार्बन है तो उनका नाम किस तरह से लिखा जाएगा, इनका जो फॉर्मूला बनेगा, जो केमिकल फॉर्मूला, वो ये रहेगा। स्ट्रक्चरल अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, इनका भी वही होता है, लेकिन जब शॉर्ट में लिख दिया जाएगा तो इस तरह से लिखा जाता है। अब हमारे पास 7 कार्बन है, तो 7 के लिए हेप्ट लगता है और सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अब जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो हर जो टर्मिनल वाला कार्बन होगा उस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे और जो बीच में कार्बन पड़ेंगे उन पे 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो इसका जब नाम हमको लिखना है तो हेप्ट लगेगा और फिर उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो हेप्टेन नाम हो जाएगा इसका। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 कार्बन है, तो हेप्ट और फिर एक डबल बॉन्ड मिला तो ईन हो जाएगा, तो हेप्टीन नाम हो जाएगा। उसी तरह से अगले वाले का हेप्टाइन नाम हो जाएगा। अगर यही डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे होता तो हम हेप्ट 2 इन लिखते या फिर 2 हेप्टीन लिखते, और सेम वही चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, बस हमने क्या करना है, हमको एक एक कार्बन ऐड करते चलना है और उसके करेस्पॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे, तो बिल्कुल सेम ऐसा मिलता जाएगा। और हमको 10 तक ही पढ़ने हैं, तो ये 9 तक के आपके यहाँ पे एक कंपाउंड है। 10 के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, जैसे यहाँ पे 9 है तो वैसे ही 10 हो जाएगा। टर्मिनल वाले पे CH3 रहेगा, 3 हाइड्रोजन, और बीच में जितने भी पड़ेंगे वहां पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे। फिर वही चीज फॉलो होगी बिल्कुल सेम एल्कीन में। तो अगर 9 के लिए है तो नोनेन, इसका जैसे यहाँ पे हम अगर नाम देखें तो ऑक्टेन, और इसका नाम हो जाएगा नोनेन। अब अगर 10 कार्बन होता तो उसका जब हम नाम बोलते तो डेक होता है 10 के लिए, और एन तो डेकेन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास हेप्टीन और फिर ऑक्टीन, फिर उसके बाद नॉनीन, फिर आगे एल्काइन है तो 7 है तो हेप्टाइन, ऑक्टाइन, इस तरह से मिलते रहेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर है। अभी IUPAC बाकी है। अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी जो हमने कोएलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक बार पहले ये देख लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे होते हैं। फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो उसके पहले कोएलेंट बॉन्ड क्या होते हैं जरा वो समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, अब ये H2 क्यों होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में क्यों होता है, और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में क्यों होता है। तो जब हम हाइड्रोजन का एटम देखते हैं तो वहां पे हमारे पास इस हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हो जाएगा, कुछ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो बस 1 हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, ये हर एक कंपाउंड, जो हर एक एलिमेंट, हर एक जो एटम होता है वो फॉर्म करता है अपना ऑक्टेट, वो कंप्लीट करना चाहता है। मतलब उसके जो वैलेंस सेल हैं, बिल्कुल आउटर मोस्ट, जो संयोजी कोष जिसको हम बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हम देखते हैं कि 8 नहीं हो सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट नहीं, बल्कि अष्टक नहीं, बल्कि डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला जो हाइड्रोजन होगा उसका इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे इन इलेक्ट्रॉन की। अब जब शेयरिंग कर लेंगे तो ये एक फोर्स से जुड़े रहेंगे दोनों, और उसी को हम बॉन्ड बोल देते हैं। तो इनके इस तरह से ये एक बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, और तब जाके ये H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब ये शेयरिंग से बना है इलेक्ट्रॉन की, तो जो शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं।
हमने पढ़ा था ट्रांसफर से जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है। अब डबल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, तो जब हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 8। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो वो 2 और 6 हो जाएगा। मतलब इसका जो संयोजन, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास न्यूक्लियस बीच में रहेगा और पहले 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पहले कोष में, और जो संयोजी कोष होगा आखिर वाला उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरह से। अब एक ऑक्सीजन के एटम को जब हम दिखाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का एटम हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना है तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, क्योंकि बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा जो हाइड्रोजन एटम होगा उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका भी हमने 6 दिखा दिया। अब इनको क्या करना है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो ये क्या करेंगे, ये भी आपस में शेयरिंग कर लेंगे। अब ये इस तरह से शेयरिंग कर लेगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस तरह से। अब ये जो दोनों, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हुए ये कॉमन हो चुके हैं। अब कॉमन हो चुके हैं मतलब इस ऑक्सीजन का भी है और इस ऑक्सीजन का भी है। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके पास भी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हुई है तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा और इस तरह से हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और फिर जाके O2 मॉलिक्यूल बनता है। फिर जब हम नाइट्रोजन में देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड रहा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो 2 और 5 हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 आएगा और बाएं कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कुछ इस तरह से पहला हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, इसके बाद अब 5 इलेक्ट्रॉन आने हैं तो 5 इस तरह से कुछ हो जाएंगे। तो जब एक नाइट्रोजन का परमाणु रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हम जब इस तरह से, ये इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो जब इस तरह से दिखाएंगे तो हम बाह्य कोष वाले इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है तो हम 5 यहाँ पे बना दिए। दूसरा वाला एक नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि अगर इसके पास 5 है तो ये 3 की शेयरिंग कर लेगा। यहाँ से हमारे पास इस तरह से कुछ शेयरिंग होगी और ये, अब इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 8 पूरे हो गए। इसके पास भी सेम बिल्कुल 8 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग हुई है तो ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरह से हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है और N2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये तो बॉन्ड बनने का रहा। अब हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मेथेन है, पहला जो हमने होमोलॉगस सीरीज का एल्केन उसका जो फर्स्ट कंपाउंड था वो मेथेन था। तो मेथेन का अगर हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है तो पहले हम मेथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जब एक बॉन्ड कहीं पे होता है तो उसके एंड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हमको यहाँ पे दिखा देना है। अब जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं तो हमारे पास 2 और 4 आता है, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देंगे, मान लीजिए कि डॉटेड से दिखाते हैं, क्रॉस या फिर डॉट, 2 तरह से यूज करते हैं। अब हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन वाले का 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको क्रॉस से दिखा देते हैं। अब ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक बॉन्ड बन चुका है, ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में, और यहाँ पे ये, तो ये जो बॉन्ड दिखाया जाता है वो इन्हीं के शेयरिंग से जो जुड़े रहते हैं उसी को बॉन्ड के फॉर्म में हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। अब मेथेन का इस तरह से हो गया। अगर हमको एथेन का दिखाना है तो एथेन में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं और फिर उसके बाद 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन रख देना है।
अब एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के इसको हम कार्बन का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहीं पे शो कर देते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डॉट से अगर दिखाए हैं तो डॉट से इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में होते हैं कार्बन में, और फिर यहाँ पे इसके भी 4। अब हाइड्रोजन का दिखा देना है तो इसको क्रॉस से दिखा देते हैं। तो ये एथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, वो ऐसे ही बनाई जाती है। अगर आपको स्ट्रक्चर उसका पता है तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बन जाएगा। आगे के जो बचे हुए टॉपिक हमारा IUPAC नेमिंग और 2-3 टॉपिक और हैं, जिसमें हमारे पास एक सोप एंड डिटर्जेंट आता है और कुछ और कार्बनिक जो कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।